दूसरी टाइप की जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी हमको प्रोवाइड करती है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। ये सबसे पहला पॉइंट तो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्पेसिफिक होती है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या थी? सबके लिए समान व्यवहार प्रदर्शित कर रही थी। ये स्पेसिफिक है, दैट मीन्स ये वायरस में भी वायरस के भी बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए ये स्पेसिफिक होती हैं। मतलब वायरस के लिए अलग से होंगी, बैक्टीरिया के लिए अलग से होंगी, फिर फंजाई के लिए अलग से होंगी। मतलब जो भी जितने भी पैथोजन हैं अलग अलग कैटेगरी के। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस, अभी कोविड-19 आया है ना, तो उसके लिए जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में बनेगी या वैक्सीन के थ्रू डाली जाएगी वो स्पेसिफिक होगी, वो केवल कोविड-19 के लिए ही वैक्सीन होगी। तो वो क्या हुई? वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हुई। समझ में आया? तो अभी जो बार बार जो नाम लिया जा रहा है वैक्सीन 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 का, तो वैक्सीन है क्या? वैक्सीन एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे बॉडी में खुद भी डेवलप हो सकती है और बाहर से भी इसको डाला जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्पेसिफिक होती है। दैट मीन्स हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत बने हुए एंटीबॉडीज़ को जैसे मान लो अगर वायरस के लिए कोई एंटीबॉडी बना है तो उसको हम बैक्टीरिया के लिए यूज़ नहीं करेंगे। बैक्टीरिया के लिए तो मतलब कोई अगर स्पेसिफिक बैक्टीरिया है तो उसके लिए अलग से स्पेसिफिक एंटीबॉडी का निर्माण होगा। ये मेमोरी बेस्ड होता है। अब इसको समझना ज़रूरी है। मेमोरी बेस्ड होने का मतलब क्या है कि सपोज़ करो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे बॉडी में दो तरह से काम करता है, प्राइमरी रूप से और सेकेंडरी रूप से। जब कोई भी न्यू पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो उसको हम बोलते हैं कि उसका प्राइमरी अटैक हुआ है। जब प्राइमरी अटैक होता है ना तो हमारी बॉडी अचानक से बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ का निर्माण नहीं कर पाती, लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या करती है, उस एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना शुरू कर देती है, ठीक है। उसी पैथोजन का जब सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में अगर एंट्री होती है, जिसको कि हम बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर होता है सेम पैथोजन का ही, तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी उसके पास एक मेमोरी जनरेट हो जाती है कि किस तरह से कैसे इस पैथोजन को भगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटीबॉडी को क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके पास मेमोरी है, तुरंत वो फिर वो प्रोसेस को करती है और एंटीबॉडीज़ को ऐसे हथियारों के रूप में वो अपने अंदर से क्या करने लगती है, जनरेट करने लगती है। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये दो तरह से काम करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और ये मेमोरी बेस्ड होती है। मतलब पहली लड़ाई के दौरान एंटीबॉडी बनाने का जो प्रोसेस था वो इसको अपने मेमोरी में सेव करके रखती है, और सेकेंड टाइम में जब उस सेम पैथोजन के द्वारा हमारी बॉडी को इन्फेक्शन क्रिएट किया जाता है तो उसी सेफ मेमोरी का उपयोग करते हुए तुरंत वो एंटीबॉडीज़ का वो निर्माण करती है और उस पैथोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनामिनेस्टिक प्रोसेस, ठीक है। ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी का होता है। दैट मीन्स इसके द्वारा जो बने हुए एंटीबॉडीज़ होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो तुरंत ही किसी भी बाह्य पैथोजन के खिलाफ वो काम कर सकते हैं। अब ये जो आपके सामने फिगर दिख रहा है ये एक एंटीबॉडी का फिगर है, ठीक है। एंटीबॉडी को बनाने के लिए दो सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको पहला है बी सेल और दूसरा है टी सेल। बी सेल को हम बोलते हैं बोन मैरो रिलेटेड सेल। बोन मैरो रिलेटेड सेल जो होता है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, इसी के द्वारा एंटीबॉडीज़ को निर्माण किया जाता है। और टी सेल को हम बोलते हैं थाइमस रिलेटेड सेल। मतलब ये जो टी सेल होता है, थाइमस रिलेटेड सेल, ये एंटीबॉडी को बना तो नहीं पाता लेकिन एंटीबॉडी बनाने के लिए बी सेल की हेल्प करता है, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी का फिगर है, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये ब्लू कलर वाला, और ये कि ब्लैक कलर वाला पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो इसमें क्या होते हैं, दो लाइट चेन होते हैं और दो हेवी चेन होते हैं पॉलीपेप्टाइड के। तो इसीलिए यहाँ पे इसको H2L2 या L2H2 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी है। तो यहाँ तक आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी का आपको समझ में आया होगा। देन इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आपने पढ़ा था कुछ WBC, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो थोड़ा हम ब्लड को, जो कि हमने प्रीवियस क्लास अर्थात 11th क्लास में पढ़ा था, उसको थोड़ा सा हम एक बार उसका हम रिवाइज़ कर लेते हैं, तो जिससे कि आपको बिल्कुल ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है ब्लड।
यहाँ पे मैंने पूरा आपका लिख दिया है कि ब्लड की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, ठीक है। ये हमारे शरीर के बाहर का 7 to 8% उपस्थित रहता है हमारी बॉडी में, अपारदर्शी होता है और ये आपका क्षारीय होता है, बेसिक होता है। इसका जो pH होता है वो 7.3 से 7.5 के बीच में पाया जाता है। ब्लड को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, प्लाज्मा, ठीक है, और ब्लड कॉर्पस सेल्स। ये सब आपको पता है, जस्ट मैं आपको आपको मैं एक रिवीजन दे रही हूँ, ठीक है, ताकि जो कुछ भी आपके अंदर भी जो मेमोरी है ना वो थोड़ी सी फ्रेश हो जाए। अब जो ब्लड कॉर्पस सेल्स होते हैं वो उनको हम फर्दर 3 भागों में डिवाइड करते हैं, आरबीसी जिसको हम बोलते हैं इराथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स, ठीक। डब्ल्यूबीसी को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ग्रैन्युलोसाइट और एग्रैन्युलोसाइट। यहाँ पे मैंने इसकी परिभाषा लिखी हुई है, मैं इसको बताऊंगी नहीं आपको, मैं नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी व्हाट्सएप पे, तो आप इसको देख के समझ सकते हो, ठीक। अब जो डब्ल्यूबीसी का जो ग्रैन्युलोसाइट था, ग्रैन्युलोसाइट का मतलब होता है कि जिसके कोशिका में क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें वो कणिकामय होता है, ठीक है, उसमें ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स का अभी नाम आया था, जिसको हम बोलते हैं PMNL, तो उसको न्यूट्रोफिल्स ही बोला जाता है। इसकी संख्या श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे अधिक होती है, ठीक है, और ये भक्षाणु की तरह काम करता है। भक्षाणु का मतलब क्या होता है कि मान लो ये एक पैथोजन है, क्या करेगा, मान लो ये एक आपका न्यूट्रोफिल्स, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये पैथोजन के चारों ओर एक इस तरह से अपना निर्माण करेगा और कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये इस पैथोजन को बिल्कुल अपने अंदर क्या करेगा, ये समाहित कर लेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस की क्रिया, ठीक। देन ए ग्रैनुलोसाइट जो होता है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है वो और 2 तरह का होता है, बी फॉर्म और टी फॉर्म, जो कि क्या बनाता है, जो कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, और ये डब्ल्यूबीसी का 20 से 30% होता है। और मोनोसाइट एक मैक्रोफेज में परिवर्तित हो जाता है और ये भी भक्षाणु का काम करता है, मतलब फैगोसाइटोसिस की क्रिया को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे ब्लड के बारे में था, अर्थात हमारे ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी होता है ना वो क्या करता है, वो हमें इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, सहज प्रतिरक्षा प्रोवाइड करता है, और ये हमारे जन्म से ही उपस्थित होता है, ठीक है। ब्लड तो हमारे जन्म से ही उपस्थित है ना हमारी बॉडी में, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है, जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये हमारे बॉडी में फर्दर जब कोई न्यू पैथोजन की एंट्री होती है तब इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी इसका निर्माण नहीं कर पा रही है, वैसे कर लेती है, सपोज़ करो कोई एक कोविड-19 किसी को इन्फेक्शन हो गया, तो अब कोविड-19 का कोई एक वायरस तो उसके अंदर घुसेगा नहीं, सैकड़ों की संख्या में वायरस घुसते हैं, तो बॉडी को ये पहचानने में थोड़ा टाइम लगता है कि किस तरह का ये पैथोजन है, इसके खिलाफ किस तरह की एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाएगा। इसको पहचानने में इसको तैयार करने में जितना समय लगता है, तब तक जो कोविड-19 का जो वायरस है वो शरीर में पूरी तरह से फैल गया होता है और व्यक्ति बुरी तरह से उसके संक्रमण के चपेट में आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बार बार वैक्सीन के बनाने का बात कही जा रही है कि वैक्सीन को अर्थात एंटीबॉडीज़ को ही अगर हम अपने बॉडी में पहले से ही अगर उसको इंजेक्ट करवा देंगे तो एक मेमोरी जनरेट हो जाएगी हमारी बॉडी। देखिए अगर कोविड-19 का वायरस अगर घुसेगा तो उस मेमोरी का अर्थात उस एंटीबॉडी को बनाने का जो फंक्शन है वो हमारी अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझ में आ जाएगा और उसके खिलाफ वो और ज़्यादा एंटीबॉडीज़ को बनाने का काम हमारी बॉडी में शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि हम कोविड-19 के संक्रमण से हम बच सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आया होगा। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने देखा कि आप सभी लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं, मतलब केवल 44 लोगों ने देखा है कि 43 लोगों ने ऐसे ही, और संख्या तो लगभग 50 के आपकी संख्या है। तो मेरे वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या, इसलिए मैंने आपको नोट्स भी नहीं भेजे क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। सब लोग वीडियो को देखते हैं, सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तब मुझे सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। तो आप पहले सब लोग वीडियो को अच्छे से देखो, फिर ही मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, नहीं तो मैं नोट्स नहीं दूँगी। जितना समझा रही हूँ और NCERT आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो
आज इतना ही, फिर हम आगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में और भी आपको बहुत कुछ बताना है कि एंटीबॉडी किस तरह से बनती है हमारी बॉडी में, ठीक है। माता से किस तरह से, मतलब अपनी मदर से हमें कौन सी एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें प्रदान की जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हमें अब इसके बारे में ही हमें और फर्दर डिस्कस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।